उसे कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो या ना हो, रसूम और रवाज का दर्जा ज़रूर हासिल होता है। इमिग्रेशन के मरहले पर मुझसे एड्स के बारे में गुफ्तगू की गई थी। खुर्रम सुल्तान से हम जिन्स परस्ती के बारे में उसकी राय मालूम की गई थी। इसका मतलब था कि अमेरिका के तहजीबी बाजार में जिन्स का व्यापार सबसे ज़्यादा था, बल्कि आसान और मकबूल भी था। हर फर्द किसी सरमायाकारी के बगैर मनमाना मुनाफा हासिल कर सकता था और लंबी तूथनी वाले इमिग्रेशन ऑफिसर ने इसी वजह से खुर्रम सुल्तान से खुसूसी सवालात किए थे। सामान आ जाने पर मैंने बेल्ट पर से वीरा का सूटकेस भी उतार कर ट्राली में लाद लिया। खुर्रम सुल्तान ने फर्मा बरदारी का मुजाहरा करते हुए ट्राली खुद संभाल ली। इसके 2 बड़े और वजनी सूटकेस देखकर मैं बौखला गया। यह क्या है? कुछ मेरी ज़रूरियात का सामान है, बाकी चीज़ें मैं यहाँ बेचने की नीयत से लाया हूँ, उसने खिफत आमेज़ लहजा में बताया। सुना है चमड़े और संगमरमर का सामान यहाँ महंगा होता है, फिर तुम अपनी ट्राली अलग ही ले लो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ मैं भी कस्टम के बखेड़े में उलझ जाऊं। ज़्यादा मिकदार में लाई हुई हर चीज़ तुम्हारे लिए मसला बन जाएगी। न्यूयॉर्क बल्कि अमेरिका के रूट पर दूसरे बर्रे आज़मों से चलने वाली परवाज़ों में मुसाफिरों पर सामान के वज़न की कोई पाबंदी आयद नहीं थी। शर्त सिर्फ इतनी होती थी कि मखसूस साइज के 2 सूटकेस साथ ले जाए जा सकते थे। इस सहूलत की वजह से अक्सर व बेशतर मुसाफिर ऐसी अशिया भी साथ ले जाते थे जो आम हालात में छूना भी गवारा न करें। वीरा भी जल्द ही हमारे साथ आ मिली। इमिग्रेशन के मरहले से अलग अलग गुजरने के बाद थोड़ी देर के लिए हमारा एक होना खतरनाक नहीं था। मेरे और वीरा के सामान की कस्टम चेकिंग में ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं हुआ। 5 दूसरे मुसाफिरों के सामान में भी खाने पीने की अशिया तलाश की जा रही थी, वरना दूसरी अशिया के सिलसिले में नरमी से काम लिया जा रहा था। कस्टम के बाद मुझे खुर्रम के इंतज़ार में रुकना पड़ा। वीरा ने एक सिगरेट सुलगाई, फिर पुरख्याल लहजा में बोली, मैं यहाँ वक्त क्यों ख़राब कर रही हूँ? मुझे बाहर निकल कर अपना काम कर लेना चाहिए। उसकी तजवीज़ मुनासिब थी। मैंने सारे इलाकर तायद की और वह नकास के रास्ते की तरफ चलती। उसकी कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए मैं ट्राली धकेलता हुआ उसी तरफ हो लिया। अमेरिका में ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ होती है। हर शख्स अपने चक्रों में इस तरह घिरा रहता है कि उसे दूसरों के लिए ज़रा भी वक्त नहीं मिलता। अमारत के ममनू हिस्से के बाहर मुसाफिरों के लिए आने वालों की तादाद बहुत कम थी। इनमें भी बेशतर एशियाई और मकामी काले चेहरे देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि वो टैक्सी ड्राइवर या इनके हरकारे हैं जो शिकार की तलाश में घात लगाए वहां टहल रहे हैं। मैं रेलिंग के पीछे मौजूद उस मुख्तसर सी भीड़ की तरफ बढ़ने के बजाय वहीं रुकाया। इस दौरान में वीरा तेज तेज कदमों से चलती हुई वहां तक पहुंच चुकी थी। एक लम्हे के लिए उसने रुक कर ताहकमाना अंदाज में दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और इस भीड़ का जायजा लेने लगी। वहां एक एशियाई बल्कि पाकिस्तानी के हाथ में वो गत्ते का प्ले कार्ड मुझे भी नजर आ गया था, जिस पर श्याम मार्कर से बड़े हरूफ में खुर्रम सुल्तान का नाम लिखा हुआ था। वीरा ने अचानक उसकी तरफ हाथ उठाकर ऊंची आवाज में कहा। फासला ज्यादा होने की वजह से उसके अल्फाज मेरे पल्ले नहीं पड़ सके, लेकिन उसकी कड़कदार आवाज मेरे कानों में जरूर आई थी। वीरा की आवाज के साथ ही वो प्ले कार्ड गायब हो गया। भीड़ में जरा सी हलचल हुई और वीरा तेजी से रेलिंग के आखिरी सिरे की तरफ बढ़ गई। वो तमाशा दिलचस्प हो सकता था। मैंने उसका मुशाहिदा करने के लिए पेशकदमी शुरू कर दी। वीरा साजो सामान के बगैर बाहर निकली थी और फिर उसने अपने शिकार को खाइफ करने के लिए हकमाना तेवर इख्तियार किए थे, मगर मेरे साथ सामान की ट्राली मौजूद थी। बाहर निकलते ही कई अफराद मेरी तरफ लपके। उनमें एक पाकिस्तानी भी था। लंबे चौड़े कालों ने इसका रास्ता मसदूद करके और कंधे मारकर उसे मेरे करीब नहीं आने दिया। इनमें से एक मेरे हाथ से ट्राली छीनने की कोशिश करने लगा, दूसरा इससे ज्यादा चालाक निकला। उसने झट ट्राली पर से दोनों सूटकेस उतार लिए। वो दोनों ही तेज और नकाबले फहम लबो लहजे में कुछ बोल रहे थे। जुबान बिलाशुबा अंग्रेजी थी, मगर अधूरे इल्फाज और बिगड़े हुए लबो लहजे की वजह से कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। ट्राली छोड़कर मैं फुर्ती से दूसरे काले के सर पर पहुंच गया। वह मेरी हदायत या रजामंदी का इंतजार किए बगैर एक तरफ चला जा रहा था। ये सूटकेस वापस ट्राली में रख दो। मैंने उसकी कमीज पकड़कर खूनखार लहजे में कहा। हाँ यू यंग मैन, उसने मुड़कर बेनियाजी से कहा। तुम एयरपोर्ट पर आए हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं तो जाना होगा। मैं न्यूयॉर्क का कीड़ा हूं, मेरी लेमोजीन में तुम्हें लुत्फ आ जाएगा। मुझे कीड़े मकोड़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। शराफत से सूटकेस रख दो, वरना मैं किसी पुलिस वाले को बुलाता हूं। उसे हठधर्मी पर आमादा पाकर मैंने मजीद सख्ती से कहा। वो सर झटक कर मुड़ा तो खाली ट्राली गायब हो चुकी थी। पता नहीं वो किसी काले की शरारत थी या एयरपोर्ट के अमले का कोई मुस्तद एहलिकार रास्ता साफ रखने के लिए उसे हटा ले गया था। मैं जिस मकसद के लिए इधर आया था वो सिरे से पूरा नहीं हो सका था। वीरा की कारगुजारी का मुशाहिदा करने के बजाय मुझे कालों से जान छुड़ाने की कोशिश में उलझना पड़ा था। ट्राली मुफ्त में हाथ से निकल गई थी। अपने सामान के बारे में मेरा सख्त रवैया देकर दूसरों ने मेरा रुख नहीं किया था।
अपना सामान बचा लेने के बाद मुझे खुर्रम सुल्तान की फिक्र लाहक हो गई थी। उसके लिए इन लोगों से जीतना आसान नहीं था। जो ही वो इमारत से बरामद हुआ, मैं अपने दोनों सूटकेसों समेत आगे बढ़ा और फिर मैंने अपना सामान भी उसकी ट्राली में लाद दिया। टैक्सी ड्राइवरों को गुमान हुआ कि मैं उसी के इंतजार में वहां रुका हुआ था। इसके आ जाने पर उन लोगों के एक गौल ने दोबारा हमारा रुख किया, मगर इस बार उनके तेवर जारहाना नहीं थे। मैंने टालकर इन अलामात के सहारे आगे चल दिया जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की निशानदेही कर रही थी। वजह यह थी कि मैंने वीरा को उसी तरफ जाते देखा था। मैं खुर्रम के साथ किनारे किनारे जा रहा था कि भीड़ से अचानक वीरा का चेहरा नमूदार हुआ। उसने हाथ हिलाकर मुझे इशारा किया और रुख बदलकर इसी तरफ चल दी जिधर हम जा रहे थे। वीरा की रहनुमाई में हम जल्दी बस से टर्मिनल पहुंच गए, जहां ओलंपिया ट्रेल्स की लंबी चौड़ी और आरामदेह बस से मैनहट्टन जाने के लिए मौजूद थी। वीरा खाली हाथ और हमसे आगे थी। उसने काउंटर से टिकट लिया और बस के दरवाजे के करीब रुककर हमारा इंतजार करने लगी। गनीमत यह था कि मुसाफिरों की मदद के लिए वहां एक पोर्टर भी मौजूद था, जिसने चारों सूटकेस बस के निचले हिस्से में बने हुए कार्गो होल्ड में मुंतकिल किए और हम बस में सवार हो गए। बस के मुकाबले में टैक्सी ज्यादा बेहतर रहती। सामान के साथ हम कहाँ मारे मारे फिरेंगे। बस में नशिस्तें संभालने के बाद मैंने वीरा से कहा, फिक्र न करो और देखते जाओ। तुम्हारे दोस्त की वजह से मुझे कुछ गैर जरूरी एहतियात करनी पड़ रही है। वैसे भी ये बसें टैक्सी से ज्यादा महफूज और आरामदेह हैं। मेरा काम सिर्फ याद दहानी करवाना था, इससे आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मैंने जवाब दिया। मिलने आने वाले आदमी का क्या बना? खुर्रम सुल्तान ने खाइफाना अंदाज में पूछा। वीरा को उर्दू बोलते देखकर वो बहुत हैरान नजर आ रहा था। वो कोई टिटपुंजिया था। मैंने कानून के नाम पर उसे ललकारा था और वो फौरन ही भीड़ में घुसकर फरार हो गया। चेहरे मोहरे से वो न्यूयॉर्क का कोई टैक्सी ड्राइवर मालूम हो रहा था और शायद तुम्हारा हमवतन था। इसके पीछे तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैंने सवाल किया। वहां मौजूद लोगों को अपनी जाली सरकारी हैसियत का यकीन दिलाने के लिए उसके पीछे जाना जरूरी था। हैरत है कि लोगों ने उसे पकड़ने या रोकने की कोशिश नहीं की। यहाँ चाजो नादर ही ऐसा होता है, हर एक को अपनी जान प्यारी होती है। सब डरते हैं कि कहीं भागने वाला हथियार निकालकर उन्हीं को न फूंक डाले। थोड़ी देर में बस की तमाम नशिस्तों पर मुसाफिर आ बैठे, लेकिन बस रुकी रही। वीरा ने बताया कि वो बसें मुसाफिरों की कमी बेशी की परवाह किए बगैर सख्ती से मुकर्रर वक्त पर रवाना की जाती हैं। इनके मंजिल पर पहुंचने के बारे में वक्त का कतई तयन नामुमकिन था, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक की भीड़ भाड़ अक्सर ताखीर का सबब बन जाती थी। बस न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के टर्मिनल से रवाना हुई तो न्यू जर्सी की सड़कों पर ट्रैफिक का ज्यादा हजूम नहीं था, मगर दरिया हडसन पर बने हुए खूबसूरत पुल से जरा पहले बस की रफ्तार खासी कम होगी। शायद इसका सबब यह था कि न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क जाने वाले इस रास्ते को तरजीह देते थे। न्यूयॉर्क की फलक बोस इमारतें न्यू जर्सी से भी नजर आती हैं। जैसे जैसे फासला कम होता गया, मैनहट्टन का चेहरा निकल कर सामने आता गया। मैनहट्टन में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पहले स्टॉप पर हमने बस छोड़ दी। बस से उतरते ही हमें टैक्सी मिल गई। इसकी खूबी यह थी कि इसके स्टीयरिंग व्हील पर एक सफेद फार्म नजर आ रहा था। उसकी जगह कोई पाकिस्तानी या भारतीय होता तो हम टैक्सी में गुफ्तगू की आज़ादी से महरूम हो सकते थे। वीरा ने टैक्सी ड्राइवर को किसी सस्ते होटल का रुख करने की हदायत की थी। जहाज पर दौरान सफर ही में यह तय कर लिया गया था कि खुर्रम को इसकी नागाहानी मुसीबत से निजात दिलाने के लिए गैर जरूरी तौर पर गले का हार नहीं बनाया जाएगा। इसे 2-3 दिन न्यूयॉर्क में रहकर फ्लोरिडा में अपनी मंजिल की तरफ कूच कर जाना था। हेरोइन के बारे में कोई इससे रब्ता करता तो वो वही कहानी सुनाता जो उसे बताई गई थी, यानी इंसदादे मंशियात वालों ने हेरोइन का पैकेट जब्त करके 2 रोज तक उससे बाजपुरस की, फिर बड़ी मछलियों पर हाथ डालने की उम्मीद में उसे रिहा कर दिया। इस शख्स को मजीद खौफजदा करने के लिए वो ये भी कह सकता था कि अक्सर औकात नामालूम और पुरस्कार लोग उसके इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं। रास्ते में वीरा ने न्यूयॉर्क के इजाफी अखराजात के लिए खुर्रम को $200 देने चाहे तो उसने रकम लेने से साफ इनकार कर दिया। उसकी दानिश्त में हमारा यही एहसान काफी था कि किसी पुरानी शनासाई के बगैर हमने एक मुश्किल वक्त में उसे मसाइब से बचाया था। वो ट्रेवल्स चेक की सूरत में खासी रकम अपने साथ लाया था, मगर मैं जानता था कि वो इसकी इब्तदाई तालीमी अखराजात के लिए थी। अगर वो इसमें से एक काबिल जिक्र रकम न्यूयॉर्क में खर्च कर देता तो इसके लिए संगीन माली मुश्किलात पैदा हो सकती थी। हाई न्यूयॉर्क नामी हॉस्टल मैनहट्टन के जनूबी हिस्से में वाक़ था, जिसे उर्फ़े आम में डाउन टाउन कहा जाता था। आमतौर पर सियाह शहर के मरकजी हिस्से को डाउन टाउन कहते हैं, लेकिन मैनहट्टन की साख्त कुछ ऐसी है कि ये एक दरियाई जजीरे की सूरत में सिर्फ 2 मील चौड़ा और कमोबेश 13 मील लंबा है, और मकामी इस्तिलाह में इसे अप टाउन, मिड टाउन और डाउन टाउन के शुमाली वस्ती और जनूबी हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। शहर का मरकजी हिस्सा टाउन पर मुश्तमिल है। वीरा टैक्सी से उतरकर खुर्रम के साथ हॉस्टल में गई और जल्द ही वो दोनों लौट आए। हॉस्टल में गुंजाइश मौजूद थी। टैक्सी से खुर्रम के सूटकेस उतारने के बाद उसे गर्मजोशी से अलविदा कहते हुए
मैंने $200 के नोट खामोशी से उसकी जेब में डाल दिए। हम तीनों की रफाकत बहुत मुख्तसर लेकिन गहरी रही थी। उसने दिल गिरफ्तार अंदाज में हम दोनों से हाथ मिलाए और जब टैक्सी वहां से रवाना हुई तो उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। अब कहाँ चलूं? टैक्सी को हरकत में लाने के बाद ड्राइवर ने पूछा। मिड टाउन के किसी भी ओस दर्जे के होटल की तरफ चलो, वीरा ने मशवरा दिया। शहर के पुरहुजूम ट्रैफिक में वो सफर काफी तवील साबित हुआ। सड़कें बहुत कुशादा थी लेकिन दोनों तरफ बनी हुई कसीरुल मंजिला इमारत की वजह से वो तंग महसूस हो रही थी। बाज मकामात पर वो इमारतें एक दूसरे से यूं जुड़ी हुई थीं कि टैक्सी से खुला आसमान ही नजर नहीं आ रहा था। हमारे सफर का दूसरा दौर होटल पैन प्लाजा पर खत्म हुआ। ड्राइवर ने टैक्सी रोकते हुए कहा, बेबी यह शहर की बेहतरीन जगह है, जो मेरे इल्म में है, किराया कम और शहर के कल्ब से नजदीक तर। मुझे चलाने की कोशिश न करो, वीरा ने तमस्खुराना अंदाज में कहा। मैं तिब्बत से नहीं आई, इसी शहर में पली बड़ी हूँ। चाहो तो मैं अभी इससे बेहतर होटल के नाम बता सकती हूँ। इस वक्त तुम मालिक हो। वो शाने उचकाकर बोला, जो कहती हूँ वही ठीक होगा, मगर मैं मुनासिब सी टिप का हकदार जरूर बन चुका हूँ। मैंने वीरा के पहलू में कोहनी मारी कि वो इससे बातों को तूल न दे। वीरा ने फौरन ही किराया अदा किया। हमारे दोनों सूटकेस बहुत हल्के थे। ड्राइवर इन्हें लेकर अंदर चला ही था कि होटल का पोर्टर आ गया। ड्राइवर उसके लिए अजनबी नहीं था। दोनों में रस्मी अलग सलग हुई। ड्राइवर ने सूटकेस पोर्टर के हवाले करते हुए खुश दिली से कहा, मेरी को बता देना कि ये मेहमान है मेरे। वो इलाका मुझे पहली नज़र में कुछ गंदा सा महसूस हुआ लेकिन मैंने इस पर कोई तबसरा नहीं किया। पैन प्लाजा की इमारत अंदर से बहुत साफ सुथरी और आरास्ता थी। काउंटर पर चंद जरूरी इंदराजात के बाद हमें 5वीं मंजिल पर एक कमरा मिल गया। पोर्टर के साथ कुशादा कमरे में पहुंचकर तबीयत खुश हो गई। होटल और उसके कमरों का मायार इस इलाके से कहीं बेहतर था। पोर्टर ने सामान एक कोने में लगाकर फ्रिज वगैरह का जायजा लिया, चंद मछरों से नवाजा और टिप लेकर चला गया। वीरा ने कमरा बंद किया तो मैं आरामदेह बिस्तर पर दराज हो चुका था। अब तुम कमरे में बंद होकर नेस्ती फैलाओगे। वीरा ने पलटकर आंखें निकाली। तवील सफर की थकान तुम भी महसूस कर रही होगी। वैसे लंदन के हिसाब से रात हो चुकी है। जिस्मानी निजाम को वक्त की तब्दीली से हम आहंग होने में कुछ वक्त तो जरूर लगेगा। अब तुम लंदन में नहीं न्यूयॉर्क में हो। इसी शहर की किसी इमारत में आइजक बेल का मस्कन है। हमें यहाँ हर लम्हे चौकन्ना रहना होगा। गफलत की और मारे गए। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं उठकर इसी वक्त सड़कों पर तोड़ लगानी शुरू कर दूं? बद्रीनाथ हमसे पहले यहाँ पहुंच चुका है। उसने अपनी CSD श्याम नाथ को दे दी होगी। हमें सबसे पहले उस पर कब्जा करना है। इसके बगैर तुम आइजक बेल से छेड़छाड़ नहीं कर सकोगे। थोड़ी देर बाद यह काम कर लिया जाएगा। पहले सूटकेस खाली कर डालो ताकि मैं कपड़े बदल सकूं। वीरा जूते उतार कर सूटकेसों की तरफ मुतवज्जा होगी। मैंने टेलीविजन खोल दिया। टेलीविजन के साथ ही एक तख्ती रखी हुई थी जिस पर यह इतला दर्ज थी कि होटल के टेलीविजन पर न्यूयॉर्क के 2 केबल नेटवर्क भी देखे जा सकते थे। कपड़े बदलकर होटल में काफी देर तक सस्ताने के बाद मैंने बद्रीनाथ के कजन को फोन करने का इरादा किया और उसका नंबर मिला लिया। दूसरी तरफ से अमरीकी लबोलहजे में एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। मैंने अपना नाम गुरनाम बताकर श्यामनाथ के बारे में पूछा और चंद सानियों बाद वो लाइन पर आ गया। बद्री ही के मशवरे पर मैंने उसके कजन के लिए गुरनाम का नाम इस्तेमाल किया था। इसका यह फायदा हुआ कि श्याम मुझसे फौरन बेतकल्लुफ हो गया। उसने बताया कि बद्री ने मेरे लिए एक पैकेट उसके हवाले किया है जो मैं किसी भी वक्त उससे ले सकता हूँ। इससे मुआवजा चाहिए कि अपने होटल के बिजनेस की वजह से वो सारा दिन बेहद मसरूफ रहता है, इसलिए मेरे पास नहीं आ सकेगा। मुझे ब्रॉडवे पर वाकई उसके होटल पहुंचना होगा। मैंने उससे उसके होटल का पता लेकर शाम में किसी वक्त पहुंचने का वादा किया और फोन बंद कर दिया। वीरा ने पता लेकर देखा और मुझे बताया कि श्याम का होटल वहां से ज्यादा दूर नहीं था। ये तुम कह रही हो? मेरे जैसे अजनबी के लिए यह पता आसान साबित नहीं होगा। पता नहीं हमें कब तक इस शहर में रहना पड़े। तुम्हें मैनहट्टन से थोड़ी बहुत वाकफियत हासिल करनी पड़ेगी, वरना इंसानों के इस जंगल में बार बार भटकते रहोगे। आसान जुबान में कुछ समझा सकती हो तो मैं सुनने पर आमादा हूं। मैंने कहा, मैनहट्टन पर शुमाल से जनूब की तरफ जाने वाली हर सड़क एवेन्यू कहलाती है, जिसकी शनाख्त इसके नंबर से होती है। इन सड़कों को कता करती हुई जैली सड़कें मशरिक और मगरिब को मिलाती हैं और स्ट्रीट कहलाती हैं, जिनके नंबर इंतहाई जनूब से शुरू होते हैं। वीरा ने बोलना शुरू किया। इब्तिदा में मैं सबर से उसकी वो बेमग़ज़ तकरीर सुनता रहा, फिर उकता कर मैंने उसे खामोश कर दिया। मुझे किसी इम्तिहानी पर्चे में मैनहट्टन का नक्शा नहीं बताना जो तुम इतनी तफसील में जा रही हो। थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानने वाला इस शहर में ज्यादा देर तक नहीं भटक सकता। हम इस वक्त जेरे जमीन ट्रेन के स्टेशन के सामने हैं। वो खिफत अमेज लहजम बोली, यहाँ से सिर्फ 6 ब्लॉक आगे श्यामनाथ का होटल है। तुम चाहो तो टैक्सी से वहां चले जाओ। क्या तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? मैंने चौंक कर सवाल किया। मेरी गैर मामूली बात थी कि वीरा अज खुद मेरा पीछा छोड़ने पर आमादा थी। यहाँ कदम कदम पर मेरे पहचान लिए जाने का खतरा मौजूद है। मैंने अपने बालों के स्टाइल से चाल ढाल तक में बहुत सी तब्दीलियां की हैं।
फिर भी मैं कोई खतरा मोल नहीं लूंगी। मेरे लिए खुशी की बात है कि अब तुम एक सुगढ़ खानदाना खातून की तरह होटल में रहोगी। इस भूल में ना रहना, मैं बिस्तर तोड़ने के लिए नहीं आई। आज रात मैं अकेली इस शहर की सैर को निकलूंगी और पुराने ठिकानों पर जाऊंगी ताकि यहाँ का नया रंग ढंग देख सकूं। ये भी पता चल जाएगा कि मौजूदा तब्दीलियों के साथ मैं किस हद तक गुमनाम रह सकती हूँ। तुम्हारी तजवीज़ मुनासिब है, मैं दूर रहकर तुम्हारी देखभाल करता रहूँगा। ये मेहरबानी ना करो तो हम दोनों के हक में ज़्यादा बेहतर होगा। उसने कदर तलखी से कहा, मेरे दूर रहने में तुमको क्या परेशानी लाहक हो सकती है? मैंने हैरत से पूछा। तुम्हारे दिल में हसद, रकाबत और तंग नजरी ने डेरे डाले हुए हैं। जहाज में यमनी जरा सी देर के लिए मेरे पास आकर बैठा तो तुम सुलग उठे। ये मगरिब है, यहाँ मेल जोल के अंदाज बहुत मुख्तलिफ होते हैं। मैं खुद ही अपने किसी हमदर्द से मिल बैठी तो इखलाकी गर्मजोशी का मंजर तुम्हें मुश्तिल कर देगा। तुम एक मुद्दत तक पाकिस्तान में पाकिस्तानी बन कर रही हो तो मैं भी चंद रोज के लिए अमरीकियों की तरह ठीठ, मुंह फट और बेशर्म बन सकता हूँ। आजमाइश शर्त है। वीरा सिर्फ हंस कर रह गई, लेकिन उसकी पेशानी पर तफक्कुर आमेज लकीरें नमूदार थी। वीरा का बगैर इस अजनबी शहर की सैर का तसव्वुर इस कदर दिल खुश कुन था कि मेरा ढलने का इंतजार नहीं कर सका और इसी वक्त तैयार होकर होटल से निकल खड़ा हुआ। होटल से बाहर आकर मैं बाएं तरफ मुड़ा तो मुझे एक जानी पहचानी फलक बोझ इमारत का हेवला नजर आया। वो इमारत इसी सड़क पर कुछ दूर दूसरी तरफ आके थी। चंद कदम बाद ही मुझे याद आ गया कि वो एक जमाने में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत का एजाज रखने वाली अंपायर एस्टेट बिल्डिंग थी, जिसकी एक समत पर मेरे पैन प्लाजा होटल की 34वीं स्ट्रीट वाक़ थी। इस सड़क के नुक्कड़ पर आकर मैं दोबारा बाएं तरफ 7th एवेन्यू पर मुड़ गया। मैंने महसूस किया कि लंदन के बरक्स न्यूयॉर्क की इन मशहूर सड़कों पर पैदल चलने वालों की भीड़ भाड़ नहीं थी। सड़कें गाड़ियों से भरी हुई नजर आ रही थी। मैं दोबारा होटल तक पहुंचने के लिए इन दो सड़कों के इत्तिसाल की कुछ निशानियां ज़ेहन नशीन की और आगे चल दिया। वीरा की रहनुमाई के मुताबिक शामनाथ का होटल इसी तरफ हो सकता था। वीरा ने होटल के कमरे में बैठकर 6 ब्लॉक के फासले का जिक्र किया तो मुझे हकीकी फासले का इदराक नहीं हो सका। अगली स्ट्रीट पर पहुंचकर मुझे अंदाजा हुआ कि न्यूयॉर्क में वो ब्लॉक काफी तवील थे, मगर मैं चलता ही रहा। फासले की इस एहसास ने मेरी हौसला शिकनी नहीं की थी। पेशकदमी करते हुए मुझे जा बजा सड़कों के नंबर नजर आ रहे थे। वो सब कुछ इस कदर नज्म और तरतीब से था कि मुझे बेइख्तियार वीरा की सादा सी वजाहत याद आ गई कि मैनहट्टन का पूरा इलाका उफकी और उमूदी सड़कों के दरमियान बटा हुआ था। इनकी मदद से आदमी किसी भी मतलूबा मकाम तक पहुंच सकता था। 40वीं स्ट्रीट पर वसीउ अरीज बस टर्मिनल के करीब ही श्यामनाथ का छोटा सा होटल आसानी से मिल गया। वहाँ खाने पीने के साथ ग्राहकों को शराब से काफी तक हर पसंदीदा मशरूब फराम करने का बंदोबस्त था और शाम भीगने से पहले वहाँ की कई मेजें आबाद नजर आ रही थी। शयाम ने खालिस हिंदुवानी अंदाज में दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते के साथ मेरा इस्तकबाल किया। मुझे एक मेज पर बिठाते ही वो अपने कैश काउंटर से बद्रीनाथ का दिया हुआ पैकेट निकाल लाया। श्याम बहुत खुश मिजाज और यार बाश आदमी था। शादी के झंझट में पड़े बगैर बेफिक्री की जिंदगी गुजार रहा था। वो मुझे देर तक अपने साथ बिठाए रखने और रात का खाना खिलाने पर मुसर था, मगर CSD हाथ आ जाने के बाद मैं जल्द अज जल्द होटल पहुंचना चाह रहा था। उसके साथ अमरीकी बियर का एक बड़ा गिलास खाली करने के बाद मैंने उससे इजाजत ले ली। बातों ही बातों में मैंने उससे यह भी मालूम कर लिया था कि बदरी न्यूयॉर्क में किसी गोरे का मेहमान था जो उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पर आया था, लेकिन इस अमरीकी ने बदरी के मकामी पते या ठिकाने के बारे में उसे एक लफ्ज भी नहीं बताया था। पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल पर मुझे आसानी से टैक्सी मिल गई और मैं चंद मिनट में होटल वापस पहुंच गया। वीरा बहुत इज़्तिराब और परेशानी के आलम में मेरी वापसी का इंतजार कर रही थी। जिस लड़के को तुम मासूम और बेगुनाह तसव्वुर कर रहे थे वो एक इंसान की भेंट ले चुका है। वीरा ने मेरे बैठते ही इस तराई लहजे में वो धमाका कर दिया। खुर्रम सुल्तान और इंसानी भेंट? मैंने आंखें फाड़ कर बेयकीनी से थुराया।